हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज अपन करेंगे इन वन शॉट रिवीजन क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम पे और बहुत डेप्थ में पूरे एक एक चीजों के साथ रिवाइज करेंगे। सारे के सारे जो डेरिवेशन है वो भी अपन यहां पर करेंगे। तो अगर आपकी कोई एग्जाम आने वाली है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर जो है उनको आप रिमाइंड करके आप उन चीजों को लिख सको और आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, तो ये सारे टॉपिक में आपके आज कवर करने वाला हूं। चार्ज प्रॉपर्टीज है ना, कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छे से बताऊंगा मैं पूरा का पूरा। डाइपोल और डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से ये अपन निकालेंगे एक्सिस पे भी और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी। फिर गॉस लॉ, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ, और इसके एप्लीकेशन से वो सारे फॉर्मूले डिराइव करना जो शायद बिना गॉस लॉ के 2-2, 3-3, 4-4 पेज के होते हैं, और उनको गॉस लॉ की मदद से अपन 2 लाइन का बना देते हैं। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज चार्ज। चार्ज क्या है, मैंने आप लोगों को बताया चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। भले ही चार्ज खुद प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कि जैसे वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 5 कूलम। एंगल बताने की जरूरत नहीं है, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, ऐसा यूनिट इज कूलम। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट, लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। आई नो आपने ये बातें बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप 10th में भी पढ़े थे, क्लास 8 में भी पढ़े थे, है ना, इसलिए थोड़ा अपन इसको जल्दी लेके जा सकते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब कि चार्ज को आज तक तो भैया ना तो क्रिएट किया गया है ना तो डिस्ट्रॉय। कोई भी आज तक इस दुनिया में ना चार्ज बना सकता है ना डिस्ट्रॉय। हाँ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, वो सबसे छोटा चार्ज है, उससे ज्यादा छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अपने फिजिक्स के हिसाब से, अभी 12th के हिसाब से नहीं करता। हाँ, वैसे आप क्वांटम फिजिक्स में जाओगे तो करता है, लेकिन अपने 12th के फिजिक्स के हिसाब से नहीं करता। जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है पैकेट्स। क्वांटाइज्ड मतलब पैकेट्स के फॉर्म में, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 2, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, है ना, या 5/2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 10 या 1 करोड़ या 1 अरब। समझ में आया, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं बोलूं कि टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में क्यू है, कैपिटल स्मॉल क्यू, कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू, तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, खाली इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब या तो 12, 13, 14, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब। समझ में आया। बट डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटीजर होगा। ये एन होगा जो क्या होगा, इंटीजर होगा। बात समझ में आई। तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, ठीक है। टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, सारी प्रॉपर्टी क्लियर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है ना। चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज को ना बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज क्वांटाइज्ड है। इनके अलावा कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई थी मेन क्लासेस में, लेकिन वो अभी आपको यहां पर रिविजन के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे यहां पर मैं आपका पेज ऐड करके बता देता हूं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, देखो अब चार्ज के बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं, है ना। चार्ज भैया होता किसके पास है, तो आप एटम में जाओ, एटम के अंदर बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, इनके पास पाया जाता है चार्ज।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज है, उनके पास पाया जाता है चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा? नेगेटिव। अब एक बात बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब सिंपल सी बात है, आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, या प्रोटॉन को निकालने जाओगे तो बहुत एनर्जी लगेगी, एटम बम, हाइड्रोजन बम के जैसी, समझ रहे हो? एकदम वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा प्रोटॉन को निकालने जाओगे तो डे टू डे लाइफ में आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस हैं, एटम, हर चीज एटम से बनी है, भले ही प्लास्टिक की हो, भले ही प्लास्टिक की चीज है लेकिन एटम से बनी है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसलिए इसको छूने में करंट नहीं। बात समझ में आई? अब अगर इसको मेरे को पॉजिटिव चार्ज बनाना होगा तो मैं को क्या करना पड़ेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और अगर किसी को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जो भी करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ नहीं। प्रोटॉन को अपना बैठे रहने दो भाई, छेड़छाड़ नहीं, है ना? सिर्फ किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अपन यहां पर क्या हो जाएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव चार्ज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बात समझ में आई? और न्यूट्रल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है अगर उसके अंदर, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ, और जैसा आपने पढ़ा था बचपन में उसी के हिसाब से है। हाँ, तो आप लोगों ने क्लास 10th में और 11th में भी पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि इस दुनिया में हर एक मास दूसरे मास को फोर्स लगा रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। सेम वैसे ही है कूलम्स लॉ कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिट्टो सेम वैसा का वैसा, जैसा ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था सेम वैसा का वैसा, बस वहां पर मास था, यहां पर क्या है? चार्ज। बाकी सेम डिट्टो। अब हाँ, वहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डाले थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। वैसे ही यहां पर इस कांस्टेंट को हटाने के लिए अपन डालते हैं जो, मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट डालते हैं वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको पूरे को K लिखते हैं, लेकिन मत लिखो क्योंकि K अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनसीईआरटी में इसको कहीं पर भी K के जैसे यूज नहीं किया है, नहीं तो इसको ऐसा K आप यूज कर सकते हैं। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये जो कांस्टेंट है, अगर इसको मैं मान लो चलो कैपिटल K बोल देता हूं, तो ये कैपिटल K की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे कैपिटल जी की यूनिट क्या होती थी ग्रेविटेशन में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सेम वैसे यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट रखनी है, ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड आई है, कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट के की वैल्यू आपको याद रखनी है। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है ये पढ़ना है अपन को। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज योर एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है आप ये जान सकते हो एक तरीके से। अब ये जो आप अभी देखो, अब मान लो यहां पर मैं दो चार्ज रखूं तो उनके बीच में कुछ फोर्स होगा। अगर मैं ये चार्ज को, अभी कहां पर था? हवा में था, इसको पानी में डाल दूं तो क्या फिर भी सेम फोर्स रहेगा कि अलग? अलग, क्योंकि मीडियम अलग हो गया, उनके कारण भी तो कुछ होगा। तो ये जो मीडियम का इफेक्ट है, ये जो मीडियम का, ये जो परमिटिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? मीडियम की वजह से। इसलिए यहां पर अपन क्या लिखे हैं? ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट, है ना? नहीं तो अपन एप्सिलॉन बोलेंगे, बस नॉट नहीं लगाएंगे। अगर किसी और मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन बोलेंगे, और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी। वो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो फोर्स लगाने के लिए जो रुकावट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से आप मान सकते हो। मतलब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा।
तो जो फोर्स है वो घटेगा। बात समझ में आई? खुद सोचो ना, देखो ये बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, समझ में आया? तो एक तरीके से समझने के लिए परमिटिविटी को क्या समझने के लिए परमिटिविटी को क्या ले सकते हो? रुकावट, किसी भी मीडियम की रुकावट। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं परमिटिविटी। और जो फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। 8.85 या 8.84 कहीं लिखा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मानेंगे अपन। 8.8 एनसीईआरटी में जो लिखा है भैया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई अपने लिए, है ना, जो लिखा हुआ है। चलो 8.854, अच्छा 54 लिखा हुआ है, ठीक है। 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी, देखो बाकी 4 पाई की तो कोई यूनिट है नहीं, तो इसकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो परमिटिविटी एक तरीके से किसी भी मीडियम का रुकावट को बता रही है। और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसी को अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाद में नाम देंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, ठीक है। अभी हिंट दे दे रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में उसको नाम देंगे। चलो तो मीडियम के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से, जैसे मान लो पानी में डाला तो क्या चेंज आया, क्यों चेंज आया, ये सारी बातें के बारे में, इस सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज आपको यहां पर नहीं समझ में आई या कोई चीज आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो ये हो गया पूरा, ये वैल्यू याद रहेगी, है ना। कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा भैया, चार्जेस दे देगा, रेडियस दे देगा, फोर्स, इनमें से कोई भी चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। हाँ बस एक बात याद रखनी है आप सबको, यूनिट की, सब चीज ऐसा यूनिट में पुट करना, नहीं तो पता चला पूरा मेहनत किए और सब गलत। तो आपको क्या करना है, ऐसा यूनिट में सारी की सारी चीजों को पुट करना है। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझोगे आप? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो जल्दी से। मान लो यहां पर ये रिमोट है ना, ये छोड़ा, क्यों गिरा नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसकी वजह से? अर्थ के। कैसे पता? अर्थ का हाथ निकल के आया क्या? अर्थ का हाथ निकल के आया क्या? न्यूटन बताया। चलो तो अर्थ का हाथ तो निकल के नहीं आया, तो अपन ने बोला कि भैया इस अर्थ के कारण यहां पर स्पेस में कुछ ऐसा था जिसने इसको फोर्स, उस कुछ को अपन ने क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, उस ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको क्या किया? खींचा अपने तरफ, है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दे दिया। उसी तरीके से एक चार्ज के चारों साइड, मान लो ये चार्ज है Q1, तो इसके चारों साइड का रीजन, इसके चारों साइड का रीजन, यहां पर मैं अगर कोई और चार्ज लाऊंगा तो उसको फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। बात समझ में आई? तो वो जो चीज है उसको अपन ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने उसको फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है भैया? तो अपन ने इलेक्ट्रिक, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन किया था अपन ने? फोर्स पर यूनिट मास। यहां पर फोर्स किसकी वजह से था? मास के कारण। तो अपन ने बोला चलो 1 kg के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही यहां पर अपन बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फोर्स बाई चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। याद रहेगा नींद में भी ऐसा यूनिट। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। नींद में भी याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? एक तरीके से बात किया जाए तो रीजन है चारों साइड का एक चार्ज के, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे भी बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अब अपन को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक पेज ऐड कर देते हैं, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को देखना है।
अभी तक देखो, मान लो एक ये पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी में मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो यहां पर एक बार मेरे को टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज मतलब अब वहां पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स तो दूसरे चार्ज के कारण नहीं आएगा, तो एक बार के लिए कोई भी चार्ज लेके आ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लो यहां पर मैं चार्ज लेके आ गया Q2 मान लो, या Q1 Q0 कुछ भी मान लो, है ना। अब इस पे जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज, यहां पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अब इसको फोर्स कितना लगेगा, K Q Q2 बाई R, ठीक है। इतना फोर्स लगा, इतना फोर्स कितने चार्ज पे लगा, Q2 चार्ज पे लगा। टोटल Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, स्क्वायर भूल गए थे, R स्क्वायर, ठीक है। तो अब टोटल Q2 चार्ज में इतना फोर्स लगा, तो एक यूनिट चार्ज में कितना लगेगा भाई, Q2 करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, K Q Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q2, Q2 ने Q2 को बेरहमी से मार डाला, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना आ गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया K Q बाई R स्क्वायर, या ऐसे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है क्या, पक्का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात और ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट तो यहां पर देख लिए थे। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है सर तो डायरेक्शन, आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, आर वेक्टर ही होगा, है ना। अब देखो आप बोलोगे सर क्यों, नेगेटिव होगा तो उसकी तरफ होगा, पॉजिटिव होगा तो उससे दूर, तो मैं बोल रहा हूं भैया वो अपने आप आ जाएगा, क्यू प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा, क्यू प्लस होगा तो इसी को देखो, अगर मैं इज्जत से इसको फिर से यहां पर लिखूं या यहीं पर लिखूं अच्छे से यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, कौन सा है, मैग्नीट्यूड, तो वो होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण K Q बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और किसमें लिख रहा हूं अब, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, K Q, और डायरेक्शन क्या होगी, वही R वेक्टर, जो R वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये R है तो यहीं पर इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन ने क्या बोल दिया, K Q R बाई R क्यूब, क्योंकि आर क्यूब, देखो अगर मैं ऊपर एक आर वेक्टर किया तो ऊपर एक आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया और ऊपर कर दूंगा और नीचे नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला, नीचे नीचे आर स्क्वायर चाहिए ना, तो इसीलिए अपन ने नीचे भी एक आर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होता है वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर आप लोग पढ़ रखे हैं क्लास 11 में अच्छे से, है ना, वेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन सारा चीज आप देख रखे हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा पॉइंट चार्ज के कारण, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने आप आर वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो आर वेक्टर के अपोजिट। इज दैट क्लियर, पक्का। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले यह भी तो जानना पड़ेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, देखो मैं बता दूं पहले, उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इधर देखो, कोई भी चार्ज है उसके कारण चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो अपन ने जान लिया, है ना, वो कुदरत का करिश्मा है कि भैया वो है तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब एग्जिस्ट करती हैं तो करती हैं, भगवान ने बना रखी है भैया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, समझना है, तो उसको समझने के लिए अपन ने, इंसानों ने कुछ लाइन को रिप्रेजेंट किया, क्या किया, लाइन को रिप्रेजेंट, उन इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines that are drawn to represent
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने बनाई है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, तभी तो सब एक जैसा अच्छे से कर पाएंगे उसको। यस और नो? तो अब उसकी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपन को देखनी है। सब इतनी सारी प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी है ना, और प्रॉपर्टी तो और भी ज्यादा है, लेकिन अभी आपके लिए अब एनसीईआरटी में देखोगे तो टोटल 4 या 5 प्रॉपर्टी लिखी है, तो उसके हिसाब से तो 8 अच्छी है ना, 3-4 लिखी हुई है। चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होगी और कहां टर्मिनेट होगी? मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज के में टर्मिनेट होंगी, मतलब खत्म होंगी। दूसरा, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। इज दैट क्लियर? चलो दूसरा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शन दिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? अब रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे स्पेस में कोई भी पॉइंट है वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करती हैं कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर? तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, ये भी उसकी प्रॉपर्टी में तो आएगा ही, है ना। नेक्स्ट, टेंजेंट, किसी भी, जैसे मान लो मैं बोलूं कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां से है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट में टच करके जाती है। तो अगर आप किसी भी कर्व में किसी पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज को लगने वाली है। बात समझ में आई? मतलब उस पॉइंट में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दो तो उसको जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन टेंजेंट बताएगी। इज दैट क्लियर? है ना। फिर उसके बाद क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है। मैं फिर से बता दूं, ये पूरा का पूरा लेक्चर भैया उनके लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए आए एग्जाम से पहले, कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर है ना। चलो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। भैया अगर कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें चार्जेस फ्री है मूव करने के लिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, चाहे बाहर में करोड़ों चार्ज रख दो, अरबों चार्ज रख दो। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पास। और हाँ, कहीं पर भी अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एकदम, मतलब समझ जाना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। याद रहेगा। और फिर डेंसिटी, जितनी पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये 8 प्रॉपर्टीज इसलिए लिखवाया हूं ताकि अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसमें से 7, 8, 6 जितनी लिखनी है आप उतनी लिख सको। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव से चालू होंगी, नेगेटिव में खत्म होंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी किसी भी पॉइंट में, टेंजेंट जो है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, पैरेलल लाइन मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेंसिटी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। और कंडक्टर के अंदर तो जीरो होती है, लेकिन कंडक्टर अगर कोई है और कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो हमेशा कैसी निकलेगी? परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसको आप दो अलग अलग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं या एक ही में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। सर ये क्या बात है, कैसी बात है, पहली बार सुन रहे हैं? अरे भाई रिवीजन कर रहे हो तो पहली बार कैसे सुन रहे हो, पढ़ा तो होगा ही आपने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, है ना। मान लो मैं बाल्टी रखा हूं, है ना, कटोरा नहीं बोला नहीं तो तुम गलत समझ लेते हैं। ठीक है, बाल्टी रखा हूं, अब पानी बरस रहा है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि भैया इस कटोरे के अंदर जो पानी जा रहा है पर यूनिट टाइम वो ज्यादा हो, है ना। तो 1 सेकेंड में जो उसके सरफेस से, ऊपर वाले सरफेस से जो पानी क्रॉस कर रहा है वो जितना ज्यादा होगा पानी उतना जल्दी बढ़ेगा, और वो 1 सेकेंड में जो उसके ऊपर से जो पानी जा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स। अब यहां पर ये समझो कोई एरिया है,
उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वहां से, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैसे, देखो पानी वाले से समझो, है ना, बारिश से, है ना, टिप टिप बरसा पानी, तो बाल्टी है मान लो। अब मैं चाहता हूं कि यहां से जो पानी जा रहा है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जो यहां से पानी क्रॉस कर रहा है वो बढ़े, तो क्या क्या कर सकता हूं, एक तो एरिया बढ़ा दूं, एक तो एरिया बढ़ा दूं। अगर मैं एरिया बढ़ा, इतनी बड़ी बाल्टी ले आऊंगा, तो उसमें ज्यादा पानी जाएगा पर सेकेंड, ज्यादा पानी इकट्ठा होगा पर सेकेंड। या दूसरा, सर नहीं भाई बड़ी बाल्टी तो नहीं है सर, गरीब इंसान है ना, तो क्या करें, बारिश तेज हो, भगवान थोड़ा तेज बारिश दे। अब जितनी तेज बारिश होगी उतना ज्यादा बारिश। सेम वैसे ही अगर अपन चाहते हैं कि भैया ये कोई एरिया है ए, है ना, और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो, तो सबसे पहले या तो एरिया बड़ा हो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा हो। तो फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसको अपन बोलते हैं ई डॉट डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। और डीएस यहां पर एरिया बता रहा है, या डीए लिख सकते हो आप लोगों को अगर डीए लिखना है तो। अब याद रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 12th में, 11 12th में एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ 9 10th में क्या था, स्केलर, लेकिन 11 12th में एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस इज योर फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, कुछ नाम नहीं दिया, और एरिया की मीटर स्क्वायर, है ना। चलो अब इधर देखो, न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन बाई चार्ज, ये हो गया वोल्ट, क्या हो गया, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज इंटू मीटर, तो वोल्ट मीटर भी आप लिख सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हो, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट ऑफ फ्लक्स। मतलब इसको अलग से कुछ नाम नहीं दिया है, तो अपन इसको ऐसे बेसिक टर्म में ही लिखते हैं, वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर, पक्का। अब ये फ्लक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अब ये अपन को मदद करेगा पढ़ने के लिए, ये नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, सॉरी गॉस लॉ, गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तब मदद करेगा, बट अभी अपन को पढ़ना है बीच में क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। एक्चुअल में वो जो फ्लक्स वाला सिस्टम है वो डायपोल होकर के बाद ही मैं पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर अभी अपन क्योंकि अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो सेम एनसीईआरटी के टॉपिक को अपन लेकर के चल रहे हैं सीक्वेंस को। चलो तो अब डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, जब कोई दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइन के, मतलब मान लो +2 और -2 कूलम के, एक दूसरे से बहुत पास रखे हो, बहुत पास मतलब भैया 1 मिलीमीटर से भी पास, समझ में आया, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डायपोल। अब आप बोलोगे सर इतना गंदा, एकदम 1 मिलीमीटर से भी कम पास, क्यों ऐसा बोल रहे हो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब जैसे मान लो पानी है H2O, पानी H2O, तो O और ये 2 H है कि नहीं, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो अभी देखो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन, और इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, ये तो 1 mm भी बहुत बड़ी है इनके लिए, समझ रहे हो, तो इनकी वजह से भी तो कुछ नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। तो अब समझ गए ना, दूरी बहुत कम दूरी की बात कर रहा हूं, जब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन के एक दूसरे से बहुत पास रखे हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। When two charges of same magnitude and opposite sign are kept very close to each other, then the combination is called electric dipole. और इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज, और नाम देते हैं P, कैपिटल P। अब मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है 2D, है ना। 2D क्यों मान रहा हूं, क्योंकि अभी देखना, अभी अपन डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2D क्यों मान रहा हूं। आप बोल सकते थे ना सर दूरी को डायरेक्ट D मान लो, भाई मान सकते हो, है ना, बट यहां पर अभी मैं क्या मान रहा हूं, 2D। तो जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल P, वो कैसे डिफाइन किया गया है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब 2QD, तो यह क्या आ गया 2QD। बात समझ में आई, सिंपल, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब भैया दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के एक दूसरे से बहुत पास रखे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P, कैपिटल P से, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2QD। और ये है वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा, इट इज अ वेक्टर
क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये जो P है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़े, समझ में आ गया, ये बात याद रखना है, मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब बोलोगे सर कौन सा चार्ज, अरे भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपन ने बता दी है ना, तो आप खाली क्या लोगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, वो हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे बढ़े, तो ऑन एक्सिस सबसे पहले आप क्या देखना है, ऑन एक्सिस, तो मान लो भैया कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है 2d, इधर की दूरी भी d, इधर की दूरी भी d। क्यों, आपको ये बाद में समझ में आएगा, क्या यहीं पर समझ में आएगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं हमेशा डायपोल के सेंटर से दूरी देखते हैं, डायपोल के सेंटर से, आर दूरी इधर, आर दूरी ऊपर, तो इस कारण से, और सेंटर से अपन को जरूरत है पूरा डेरिवेशन करने के लिए, तो इसीलिए अपन क्या मानते हैं उसको 2d, क्योंकि अगर आप पूरा d मानोगे तो आधा d/2 आ जाएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपन टोटल डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं 2d, जो मैंने आपको बोला था वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। अब इसके सेंटर से r दूरी पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब भैया अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां ध्यान से देखो, ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जिसको मैं बोल दे रहा हूं E प्लस, और ये नेगेटिव के कारण उसके तरफ होगा, मतलब इधर E माइनस, कौन ज्यादा होगा, E प्लस की माइनस, E प्लस, क्यों, क्योंकि उसकी दूरी कम है, इसकी दूरी कम है ना देखो, और इसकी दूरी ज्यादा, तो इसकी दूरी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन आर स्क्वायर, है ना। चलो ठीक है, तो अब भैया नेट, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा आपका E प्लस माइनस E माइनस, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब दोनों लिखते हैं E प्लस और E माइनस, उसके लिए खुद सोचो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R में से D दूरी हट जाएगी, तो ये दूरी कितनी बन जाएगी, R माइनस D बन जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक R था, उसमें D और ऐड हो गया, तो ये क्या हो गई, R प्लस D, चमक रहा है पक्का। चलो अब देखो इधर, अब नेट E प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और E माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों की दूरी अलग अलग है, इसलिए तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसलिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नहीं तो नहीं आती है ना, तो दोनों की दूरी अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट अपन ने देखा, ई नेट आपका हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं ना, ई नेट आपका हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो के क्यू कॉमन निकाल लू, 1 अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आ गया। तो ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू, यहां पर एलसीएम ले लू नीचे, आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, अरे इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ये ऊपर ये इधर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आता तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, देखो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को बेरहमी से मार दिया, 2rd प्लस 2rd कितना हो गया, 4rd, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर बचा हुआ है, अभी बाहर बचा हुआ है, तो देखो अब यहां पर लिखता हूं उसके आगे, यहां से इसके आगे, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाहर था, और प्लस इंटू 4rd आ गया, और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं डी को नेग्लेक्ट कर दूं, क्यों, क्योंकि डी इज भैया बहुत 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 छोटा है आर से, है कि नहीं, अरे भैया कोई अगर एक वैल्यू ऐसे भी छोटी है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, जैसे 0.1, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 और छोटी हो गई, तो कोई छोटी चीज को स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, तो भैया डी छोटा था, उसको स्क्वायर कर दिए तो और छोटा, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अरे भैया खुद सोचो ना, अगर आर 100 है और ये 0.0001, तो कुछ ऐड करने का मतलब भी है उसके सामने, नहीं, उतना तो आप ऐसे ही आर कर देते हो, तो डी स्क्वायर को हटा दूं तो कितना बन गया, के क्यू 4rd बाई आर की पावर 4, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो कितना बच गया 3, और 4 था, 4 में से 2qd को p लिख दूं, और एक 2 बच गया, तो क्या बच गया
2kp/r³। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और बस ये याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होती है जो नेट पी की डायरेक्शन है। जो पी की डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन होगी। कहां पर? एक्सिस पे। कहां पर? मतलब भैया अगर ये कोई भी डायपोल है, अगर आपको बोल दिया है ना, कहीं पर एक ग्राफ बीच में ऐड कर लेंगे, लो कर लेते हैं, यहां पर एक बता दे रहा हूं। मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है P, तो इसके पूरे एक्सिस में कहीं पर भी देखना हो, यहां देखना हो तो P की डायरेक्शन इधर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर, यहां P की डायरेक्शन उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर। जो P की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है क्या? आगे बढ़े, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आ गया। तो क्या रटना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक डायपोल के एक्सिस में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp/r³। कितनी होती है? 2kp/r³। अब अपन को करना है किसका? ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लो भैया कि ये एक है -q, ये है +q, दोनों के बीच की दूरी 2d थी, तो यहां से यहां तक की d, यहां से यहां तक की d, इसके सेंटर से r दूरी पे यहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो खुद सोचो, इस प्लस वाले के कारण उससे दूर होगी यहां पर, और इस माइनस वाले के कारण उसकी तरफ होगी यहां पर E। यस और नो? अब खुद सोचो, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, क्योंकि ये R बराबर, ये D और ये D बराबर, तो ये दूरी भी कितनी? √r² + d²। ये दूरी भी कितनी? √r² + d²। तो खुद सोचो, जितना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी इसकी वजह से होगी, इसलिए दोनों को सेम नाम दिया E। अब खुद सोचो, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा, सेम एंगल बनाएंगे। अब ये थीटा तो ये 90 - थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि सारी चीज सिमेट्रिक है एकदम। अब देखो, ये दोनों ई का कंपोनेंट होगा, किसी भी दो वेक्टर को कंपोनेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को अपन टुकड़ा कर सकते हैं उसका, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एंगल के पास वाला cos थीटा, एंगल के दूर वाला sin थीटा। तो ये ई के दो कंपोनेंट होंगे, ई cos थीटा इधर और ई sin थीटा ऊपर। वैसे ई cos थीटा के इधर, ये ई के कंपोनेंट होंगे, ई cos थीटा इधर और ई sin थीटा नीचे होंगे। तो देखो, ई sin थीटा ऊपर और नीचे कट जाएंगे दोनों। यस और नो? कट जाएंगे और खाली इधर बच जाएंगे ई cos थीटा और ई cos थीटा। तो ई नेट जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, जो कितना हो जाएगा? 2e cos थीटा। मतलब बस ई और cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दे, हो गया डेरिवेशन। टफ है क्या? बिल्कुल इजी है। मतलब एक बार पूरा फुल लेक्चर देख लिए, एक बार ये रिवीजन लेक्चर देख लिए, काम खत्म। मतलब आप भविष्य में पूरा फुल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लियो ना, थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपके लिए ये वीडियो काम करेगा। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें अपन थोड़ा स्पीड में फटाफट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अब इधर देखो, ई नेट कितना हो गया? 2 × E। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ/R²। तो ये है ना भी तो R पूरा अपना, तो KQ/R², मतलब R² + d² इंटू cos थीटा। cos थीटा देखो, cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है? D बाई हाइपोटेनियस कितना है? R² + d² का अंडर रूट, मतलब पावर 1/2 है। अब देखो, मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज का पावर 1 इंटू सेम चीज का पावर हाफ, तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब 3/2। और ऊपर देखो, 2 × Q × D को P लिख दो, तो ऊपर आ गया KP, और नीचे क्या आ जाएगा? R² + d² की पावर 3/2। अब अगेन जो D है वो R से बहुत छोटा है, तो नेगलेक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा? देखो, KP/R³, KP/R³। लेकिन E लिखते समय अपन लिखते हैं यहां माइनस। क्यों माइनस लिख रहे हैं? देखो एक बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट है, इसलिए अपन यहां पर क्या लगाते हैं? माइनस साइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस टाइम्स KP/R³, माइनस टाइम्स KP/R³, माइनस टाइम्स, बस। इज दैट क्लियर? मतलब क्या याद रखना है? अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है P, तो उसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2kp/R³ और सेम डायरेक्शन में होगी, और इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा उल्टी होगी, P उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, KP/R³।
अब यहां माइनस नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन बना दी है, डायरेक्शन बना दी है, इसीलिए साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या? पक्का? पक्का? आगे बढ़े, चलो। तो ये दो फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं ही, ये दो फॉर्मूले तो रटने हैं ही, लेकिन इन दोनों का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? और बहुत इजी डेरिवेशन है, 2 बार करोगे, तीसरी बार तो पक्का याद रहेगा। यस और नो? बस ये और ये डेरिवेशन हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब है डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। कैसी फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। कैसी है? यूनिफॉर्म मतलब बराबर, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब खुद सोचो, देखो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर आंधी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायपोल ऐसे रखा है, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। प्लस क्यू को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस को इधर, इसको इधर और इसको इधर, तो ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेंगे। अरे खुद सोचो ना, इसको इधर फोर्स, इसको इधर फोर्स, तो ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेंगे, तो इनको टॉर्क लगेगा। घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? चलाने वाला फोर्स फोर्स, घुमाने वाला फोर्स टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी से इसका फॉर्मूला आता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं। टॉर्क क्या होता है, बात समझ में आ गई ना? घुमाऊ इफेक्ट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो यहां पर कितना आता है? P क्रॉस E। कितना आता है? P क्रॉस E डायरेक्ट, या फिर अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो P E साइन थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, P E साइन थीटा। और एक्चुअल में इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जैसे ये है ना, इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक इधर देखो, अगर ऐसे है, एक डायपोल को ऐसे रख के मैं छोड़ दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल है तो इधर फोर्स लगेगा, लेकिन जब इधर फोर्स लगेगा तो ये वापस आएंगे ऐसे। अब इतने आते तक इनकी वेलोसिटी आ जाएगी। यस और नो? अब इनकी वेलोसिटी आ गई, भले इनमें अब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, लेकिन अब वेलोसिटी के कारण ये आगे जाएंगे। अब इनमें इधर फोर्स लगने लग जाएगा तो थोड़ा दूर जाके रुक जाएंगे, फिर वापस, तो ये SHM करेगा। अगर हाँ, तो अगर इसको ऐसे छोड़ के, ऐसे हल्का सा हिला के छोड़ दोगे ना, तो ऐसे SHM करता रहेगा। तो बताओ टाइम पीरियड, कल के ही होमवर्क है ना? अच्छा हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हारे स्कूल में आधे टॉपिक्स हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का? चलो अब इधर देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई नो आपको चल रहा होगा कि सर इतना जल्दी जल्दी एक के बाद एक के बाद एक। भैया वन शॉट में आपका रिवीजन चल रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो पहली बार पढ़ने चाह रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। ये लेक्चर है सिर्फ उनके लिए जो पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है, कोई एग्जाम आ रही है, टेस्ट आ रहा है, उससे पहले रिवीजन करना है, उनके लिए ये वीडियो है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो कोई चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनकी पूरी लेंथ में, मान लो क्यू चार्ज पूरा इस एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम बराबर तरीके से। अब यहां पर जब भी आपको कुछ न्यूमेरिकल करने हैं, कुछ सॉल्व करना है, जो अभी अपन करेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से बहुत सारी चीज डिराइव करेंगे, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी पर यूनिट लेंथ कि भैया चलो 10 मीटर के रॉड में तो इतना चार्ज है, लेकिन एक यूनिट में कितना है? तो यहां पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कुछ नहीं होता, बस सिंपल लैम्डा जो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। आ गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, बस नाम रखना है लैम्डा, बाकी तो सब वर्ड से समझ में आ रहा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहां देखो, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो आपको बोल दे कि इनफाइनाइट शीट है, उसमें चार्ज फैला हुआ है, तो अब यहां पर इनफाइनाइट शीट है तो क्या कैसे निकालोगे, है ना? तो वहां पर आप क्या देखोगे कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है। या मान लो आपको बोल दे स्फीयर है, शेल है, जिसमें कोने कोने में चार्ज है, तो वहां तो एरिया लोगे ना। अगर सॉलिड बोल दे पूरा अंदर से लेके बाहर तक, तो वॉल्यूम में है। बट आपको बोल दे कि सिर्फ बाहर बाहर, एक शेल है, फुटबॉल है, और फुटबॉल के बाहर बाहर चार्ज चिपके हुए हैं, समझ रहे हो, बस बाहर सरफेस में, तब तो एरिया लोगे। भले उसका वॉल्यूम भी होगा, एक बॉल का, टेनिस बॉल का वॉल्यूम भी होगा, लेकिन वहां पर आप क्या लोगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऐसा भी हो सकता है ना, एक कोई सिलेंडर है, पूरा अंदर से लेके बाहर तक पूरा चार्ज हो, तब तो अपन चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा सॉलिड में फैला हुआ है ना। उस समय अपन क्या लेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बात समझ में आई? तो चार्ज पर यूनिट एरिया आपका क्या हो गया? सिग्मा, और ये क्या हो गया आपका? रो। ठीक है, तो सिग्मा आपका क्या हो गया? चार्ज बाई एरिया, मतलब कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये रो आपका हो गया चार्ज बाई वॉल्यूम।
मतलब कि कूलम पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, चलो। गॉस लॉ, फिर है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फिर पूरा चैप्टर समाप्त, खत्म। ठीक है, आई नो आपको भी मजा अगर आ रहा होगा, है ना, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गॉस लॉ, अब देखो भैया बहुत कमाल की चीज है। क्यों कमाल की चीज बोल रहा हूं, आप भी कमाल की चीज बोलोगे कब, जब आपको पता चलेगा कि भैया जो 2-2 3-3 पेज के डेरिवेशन थे, गॉस लॉ ने उसको 2-2 3-3 लाइन के बना दिए। अब तो मजेदार बात है गॉस लॉ, है ना, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन को कर देता है बिल्कुल शॉर्ट। तो जल्दी से शॉर्ट में पढ़ते हैं गॉस लॉ, है ना। देखो इधर गॉस लॉ सिंपल सा क्या बोलता है, फ्लक्स, फ्लक्स पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अब क्या बोलता है, जो फ्लक्स है वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब इनसाइड मतलब कोई चीज के अंदर, तो मतलब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस, है ना। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिखवाया था ना ये, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो फ्लक्स है वो किससे बात कर रहा है, फ्लक्स मतलब एरिया चाहिए, तो अपन यहां पर मानते हैं गॉसियन सरफेस। क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस। ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन आप इमेजिन वही करोगे ना जो आपके लिए आसान हो, जहां पर आप निकाल पाओ ई डॉट डीएस। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डीएस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इंटीग्रेशन है वो कहां है, क्लोज सरफेस में है, जिसको अपन बोलते हैं गॉसियन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ई डॉट डीएस, अगर मैं कैसा भी रैंडम सरफेस दे दूं, निकाल पाओगे? अरे भाई किसी की मजाल नहीं है इंटीग्रेट करना, फिर तो कॉलेज वाले बच्चों की भी नहीं है, है ना, हिम्मत इसको इंटीग्रेट करने की। तो अपन हमेशा गॉसियन सरफेस सोच समझ कर लेते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस। जैसे अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 5-5 डिराइव करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा गॉसियन सरफेस कब क्यों कैसा लेना है ना। और नहीं आएगा तो भैया रटर तो लेना एकदम, क्योंकि 5 ही है, और 5 में किस तरीके से क्या डिराइव करने के लिए क्या गॉसियन सरफेस लिए, कुछ तो आपको एकदम साफ समझ में आएगा। हाँ भाई ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि यही लेंगे, है ना। तो गॉसियन सरफेस, कोई भी अगर गॉसियन सरफेस से आगे बढ़ते हैं, है ना, मान लो ये रूम एक गॉसियन सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स यहां से जो जा रहा होगा वो किसके बराबर होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज कौन सा, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। आपने जिस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाला है उसी गॉसियन सरफेस का आप क्या लोगे, चार्ज। बात समझ में आई? और ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, लिख लिए क्या, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यूज करते हैं एप्लीकेशन में। सबसे पहला, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो अब उसको डिराइव करते हैं अपन किससे, गॉस लॉ से। किससे, गॉस लॉ से। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, तो खुद सोचो इसके आर दूरी में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, चारों, मतलब चारों जगह, ये भी आगे पीछे सब, तो पूरा एक स्फीयर बनेगा, पूरा स्फीयर एक बनेगा जहां पर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। तो ऑब्वियसली बताओ गॉसियन सरफेस क्या लोगे, स्फेरिकल। कॉमन सेंस, क्योंकि वहां पर आप ई डॉट डीएस निकाल पाओगे ना, क्योंकि पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू एरिया। यस और नो? तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उससे आर दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो उसके आर दूरी पे अपन को क्या लेना है, स्फीयर। तो अपन इसके आर दूरी पे अगर आप एक स्फीयर लोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया। अब देखो अंदर चार्ज कितना है, क्यू, गॉस लॉ लगा दे, तो गॉस लॉ क्या बोल देगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई अपन को चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज दूं, क्यू इनसाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो के था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला, के क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एक चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिराइव कर दी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसको यूज करके, गॉस लॉ। और यहां पर अपन ने गॉसियन सरफेस कौन सा लिया था, कैसा लिया था, स्फेरिकल। कैसा लिया था,
दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, बस चैप्टर समाप्त होने वाला है, ज्यादा देर नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। किसके कारण करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। अब देखो इनफाइनाइट रॉड है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक इधर भी इनफाइनाइट तक, तो ऑब्वियसली अपन यहां पर क्या लेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, है ना। आपको पता है कि भैया यहां पर हर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लेमडा। अब इसके आर दूरी पे अपन को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब कैसा गॉसियन सरफेस ले? कैसा गॉसियन सरफेस ले? हाँ, ये रॉड है, अगर है इनफाइनाइट रॉड, तो जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इधर, उतना इधर, मतलब पूरे सर्कल में सेम रहेगा। तो अपन एक सिलेंडर ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? सिलेंडर। क्योंकि अगर खाली सर्कल लेंगे तो एरिया कहां से निकालोगे? वो तो लाइन हो गई ना, कोई सरफेस चाहिए ना अपन को, क्लोज सरफेस। तो अपन क्या ले लेते हैं? सिलेंडर। आर रेडियस का क्या ले लेते हैं? सिलेंडर। ठीक है, आर, इधर थोड़ा इसको सरका देता हूं इधर, ठीक है। अब देखो आर रेडियस का मैं एक सिलेंडर ले लूं, यहां पर ऐसा ले लूं क्या? तो अब देखो इसके अंदर, ये पूरे सरफेस के अंदर कितना लेंथ है? मान लो h, ये सिलेंडर का लेंथ कितना है? h, ठीक है। और रेडियस कितना है? r। अब खुद बताओ, यहां चारों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, इधर भी चारों साइड से पूरी निकलेगी, और ऊपर और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहां से फ्लक्स कितना? जीरो। यहां से फ्लक्स कितना? जीरो। जो फ्लक्स होगा चारों साइड से होगा पूरा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू कर्व्ड सरफेस। ये चारों साइड से रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर और नीचे से तो नहीं है, तो ऊपर और नीचे से फ्लक्स जीरो, साइड साइड से फ्लक्स होगा, तो एरिया टोटल कितना है? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स किसके बराबर है? E इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब अंदर का चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा पता है, और अंदर कितने लेंथ की रॉड है? h। यस और नो? अरे ये h लेंथ की रॉड है ना अंदर, और अंदर अंदर का चार्ज चाहिए, तो लैम्डा क्या था? चार्ज बाई लेंथ, ये था। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ आ जाएगा। अरे लैम्डा क्या था? चार्ज बाई लेंथ, यस और नो? तो चार्ज कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा इंटू लेंथ कितना है? h बाई एप्सिलॉन नॉट। h ने h को मार दिया, तो E की वैल्यू आ गई 1 बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आ गई लैम्डा, आ गई। अब देखो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और ऊपर भी कर सकता हूं। अब देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बन गया, तो 2 के लैम्डा बाई आर। नींद में भी याद होना चाहिए। तो एक इनफाइनाइट रॉड के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2 के लैम्डा बाई आर। और अगर इसको बिना गॉस लॉ के करते तो 2 पेज का डेरिवेशन है, 2 पेज का डेरिवेशन। तो गॉस लॉ दोस्त है कि दुश्मन? दोस्त। भाई छोटा कर दिया आपके लिए, तो आपके लिए तो बस यही चाहिए। आपके लिए तो एनसीईआरटी वाले भी दोस्त हैं, क्योंकि सिलेबस कम पे कम करते जा रहे हैं, खा जा रहे हैं पूरा, है ना, कुतर कुतर के। तो आप लोगों के लिए तो सीबीएसई वाले भी दोस्त हुए, क्यों? चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। भाई रॉड हो गई, कहां रॉड में पड़े हो? अब कहां पर आ गए? शीट। इनफाइनाइट शीट मतलब भाई इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी, चारों साइड पूरी इनफाइनाइट जा रही है। ऐसे इनफाइनाइट शीट है पूरी, ऐसे इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट। बात समझ में आई? तो अब यहां पर कैसा लेंगे? कैसा सरफेस लेंगे? सिलेंड्रिकल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, जैसा लेना है वैसा ले सकते हो, लेकिन कैसा? देखो अब इनफाइनाइट शीट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सामने होगी यूनिफॉर्म, सिमेट्रिक से बता सकते हो ना। पूरी इनफाइनाइट है तो पूरी कैसी होगी? सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जैसे इधर ई वैसे ही पीछे भी ई, दोनों साइड ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एकदम स्ट्रेट ऐसे पूरी सीधी सीधी पूरी। तो मैं यहां पर एक ऐसे, मान लो एक ऐसे वो ले रहा हूं, क्यूबॉइड, और उतना ही पीछे, ठीक है, जितना आगे उतना ही पीछे, ऐसे। मतलब मान लो ये इनफाइनाइट शीट है, मान लो ये इनफाइनाइट शीट है, तो एक ऐसे, मेरी 10th की बुक काम आ जाएगी यहां पर, है ना। देखो आओ पकड़ो, ज्यादा बड़ी होगी वैसे ये, पकड़ो इसको यहां पर, एक को, और एक यहां पर। तो ये पूरा
इधर देखो, इधर नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, हाँ इसके बराबर में। अब पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसे अंदर से ये पूरा एक क्यूबॉइड दिख रहा है, जिसके दो फेस ये हैं, एक फेस ऐसे ऊपर वाला पूरा, एक फेस नीचे वाला, एक फेस इधर वाला, एक फेस इधर वाला, पूरा समझ में आ रहा है कैसा अपन ले रहे हैं। अब बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ यहां पर शेप लेता हूं, मान लो यहां पर ऐसा कुछ रखने का कोशिश करूं, कुछ नहीं है, मान लो ये, मान लो ऐसे निकला हुआ इधर, ठीक है, खुद बताओ। तो अब ये इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर है पूरी, तो ये ऊपर वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इधर वाले से, नीचे वाले से, इधर वाले से, सबसे जीरो, सिर्फ ये बाहर वाले से होगा कितना, E इंटू ए होगा। सेम ऐसे इधर पीछे भी देखोगे, सेम, ये चारों साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, सिर्फ बाहर वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना, होगा E इंटू ए। यस और नो? तो अब देखो यहां पर समझ में आया? तो अब देखो यहां पर ये ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाला, उधर वाला, सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सिर्फ यहां से ऐसे आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E इंटू ए इंटू टू क्यों किया, क्योंकि जितना ये वाले सरफेस है उतना ही पीछे वाले से, बाकी चारों साइड, एक क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं, बाकी चारों ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, सिर्फ इधर वाला और इधर वाला से निकल रहा है। यस और नो? तो E इंटू ए इंटू टू। बात समझ में आई? पक्का? हाँ। चलो अब मान लो भैया, अब ये अगर ये पूरा एरिया मैंने ए माना है, तो ये यहां पर जितने में चार्ज है वो उसका भी एरिया भी ए, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लूंगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई ए, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ए इंटू टू इज इक्वल टू, अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ए ने को मार दिया तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो, अगर ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना, याद रखना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग। किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग, या वन शेल, अगर एकदम मोटी है तो एक साइड के कारण, कंडक्टिंग होगी तो आप अलग अलग लोगे तो एक साइड के कारण। आप खुद बताओ कितना ही पतला, मान लो इतना पतला भी लूं, अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या चार्ज सिर्फ एक सरफेस में रहेगा, दोनों सरफेस में रहेगा। बात समझ में आई? तो अगर यहां का भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां का भी सिग्मा, तो यहां के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां के कारण भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये कंडक्टिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? तो जो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है वो किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होगा, अगर कंडक्टिंग होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नेट नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर या फिर शेल। कौन सा, ये फोर्थ आ गया, वाह फोर्थ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और शेल। अब देखो हॉलो है, हॉलो स्फेरिकल और शेल, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर है लेकिन कंडक्टिंग, तो भी वो शेल के जैसे ही रहेगा, चार्ज तो बाहर बाहर वाले में ही रहेंगे। या शेल है तो उसमें चार्ज बाहर बाहर ही रहे, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। अगर शेल है अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज तो फिर तो बाहर ही बाहर में रहेंगे। बात समझ में आई? तो बस अगर चार्ज बाहर बाहर है तो यहां पर अपन क्या लेंगे, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि शेल है ना बाहर बाहर, या सॉलिड स्फीयर भी है तो क्या है, कंडक्टिंग, तो चार्ज कहां है, खाली सरफेस में, तो इसलिए अपन यहां पर क्या लेंगे, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो इसके अंदर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस लूं R इनसाइड में, अब यहां पर निकालेंगे E R इनसाइड में और एक निकालेंगे E R आउटसाइड, है ना। एक R रेडियस जो है, R जो दूरी है वो रेडियस से कम और एक रेडियस से ज्यादा। अगर रेडियस से कम लेंगे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R इनसाइड डिराइव करना है और एक R आउटसाइड, ठीक है। तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E इंटू एरिया 4 पाई R इनसाइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर चार्ज, इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। तो एक शेल के अंदर या एक कंडक्टिंग अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अरे अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना। अब इधर देखो, अगर मैं R आउटसाइड लेता हूं, ये क्या ले रहा हूं, R
आउटसाइड। तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस लूंगा, तो गॉसियन सरफेस, तो उसमें पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4 पाई R इज इक्वल टू, ये फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, अंदर का चार्ज। अब अंदर का चार्ज मतलब क्या, टोटल चार्ज तो आ गया, अरे पूरी स्फीयर, पूरा स्फीयर अंदर ही तो है, तो पूरा चार्ज, या तो पूरा चार्ज क्यू ले लो या फिर सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लेना है। टोटल चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर एक स्फीयर के बाहर देखोगे तो वो पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, पॉइंट चार्ज के कारण था। मतलब अगर एक स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो उसको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो, उसके सेंटर में। इज दैट क्लियर? रिवीजन चल रहा है पूरा का पूरा, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना, दोबारा देख लेना, कमेंट सेक्शन में दे देना, कुछ भी चीज वापस से समझानी होगी तो समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में अपन क्या बोल रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग की, मतलब अंदर भी पूरा चार्ज भरा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो इसमें मेन अगर बाहर निकालना है तो बाहर के लिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम बाहर के लिए पूरे चार्ज को आप सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। तो फॉर आउटसाइड, फॉर आर ग्रेटर देन रेडियस, मतलब आर आउट, किसके लिए, आर आउटसाइड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, अगर टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है अगर क्यू और रेडियस है आर, तो बाहर के लिए तो के क्यू बाई आर, स्मॉल आर का स्क्वायर जो दूरी है वो। अब मेरे को डिराइव करना है किसके लिए, इनसाइड। अब इनसाइड के लिए देखो, इनसाइड के लिए मान लो मैं यहां पर एक और स्फीयर मान रहा हूं, ये एक स्फीयर मान रहा हूं आर रेडियस का, तो यहां पर जो चार्ज है उसको बोल देता हूं क्यू इनसाइड, ये वाला चार्ज, येलो वाला चार्ज, ठीक है। अब अंदर वाला चार्ज ही तो मेन निकालना है ना। अब अंदर वाला चार्ज कैसे निकालूंगा, देखो बाहर वाला चार्ज कितना था, क्यू, और वो कितने वॉल्यूम में बटा हुआ है, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सॉरी 4 पाई क्यों, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम में फैला हुआ है। अरे जो बड़ा वाला चार्ज क्यू है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रो। तो रो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल आर। टोटल रेडियस, कैपिटल रेडियस, टोटल रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो टोटल ये चार्ज टोटल इस पूरे स्फीयर में बटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आ गया, रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम आ गया। बट अपन को ये नहीं चाहिए, अब सिग्मा रो आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अंदर वाले वॉल्यूम का चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, इस सिग्मा को अगर अंदर वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर वाला चार्ज आ जाएगा। तो देखो अंदर वाला चार्ज क्यू इनसाइड, अंदर वाला चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा इंटू वॉल्यूम इनसाइड, ये हो जाएगा सिग्मा, सॉरी रो अपन निकाल चुके हैं, कितना 3Q बाई 4 पाई आर क्यू निकाल लिए हैं। अब अंदर वाला वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। तो अंदर जो चार्ज है वो कितना आ गया, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड जो है वो कितना आ गया, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब आ गया। अब बस अंदर वाला चार्ज आ गया, तो अंदर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ई मान लू, इधर मान लू। तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड निकाल लिए, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो ई की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ऊपर आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूं, तो ई की वैल्यू आ गई के क्यू आर बाई आर क्यूब। सब चीज कांस्टेंट है, बस ये आर कांस्टेंट नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया। अरे आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आर की पावर कितनी है 1, स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक, आर की पावर क्या है 1। मतलब देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 और यहां से लीनियरली बढ़ी, फिर बाहर जाने के बाद 1/r स्क्वायर, मतलब हाइपरबोला के हिसाब से काम हो गई। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, एक सॉलिड स्फीयर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, उसके सरफेस में। सेम वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी तो सेम फॉर्मूला चलता है पूरा, क्योंकि सेम टाइप का फॉर्मूला तो है पूरा, डेरिवेशन A to Z चीज। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहां मैक्सिमम होती है, सरफेस में, ऊपर जाते समय भी कम, नीचे जाते समय भी कम। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका
5 ओ डेरिवेशन। अब लास्ट में है ज्ञान की बात। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई जो अपन ने एक पॉइंट के लिए पढ़ा वही हजारों पॉइंट के लिए। मान लो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये यहां चार्ज है -2 कूलम, यहां 4 कूलम, यहां 8 कूलम, बताओ 8 कूलम में चार्ज, तो भाई ये 8 और ये 4 ये दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर, अब दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, डिस्टेंस दिया है सबकी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये 120। अब वेक्टर लॉ एडिशन आता है ना, ए और बी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे है तो रिजल्टेंट कितना होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, बस फॉर्मूला लगाना है। तो मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अगर बहुत सारे चार्ज के कारण पूछा है तो इंडिविजुअल जितने भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है उन सबको क्या कर दो, वेक्टर एडिशन, आपको नेट रिजल्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी ज्ञान की बात क्या है, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल के खाली एक्सिस और इक्वेटोरियल पोजीशन में अपन ने देखा, कोई आपसे किसी और एंगल पे पूछ दिया तो एग्जांपल मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल है P और इसके सेंटर से थीटा एंगल पे अगर मैं बोल दूं r दूरी पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। अरे टॉर्क क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, टॉर्क थोड़ी पूछ रहा हूं। तो वो एक्सियल और इक्वेटोरियल का वो ले लेंगे, P को डिवाइड कर दोगे, P वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको तोड़ दोगे, एक एंगल के साथ वाला cos थीटा P cos थीटा और यहां वाला P sin थीटा। अब ये P cos थीटा के कारण यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये P sin थीटा के कारण इधर होगी। अब इन दोनों का क्या कर दोगे, वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई। तो इसीलिए इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो। आगे, हाउ टू यूज इंटीग्रेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज करना है, ये आता है क्या आप लोगों को। चलो देखो कैसे कैसे यूज करना है इंटीग्रेशन को, अब खुद बताओ। अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो अपन ने लैम्डा सिग्मा रो यूज कर लिया था। अब अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो अगर ये लेंथ है, एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि भैया चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, जो लैम्डा है वो वेरी कर रहा है, लैम्डा जो है वो लेंथ के हिसाब से 2x कूलम पर मीटर बोल दिया, मतलब भैया ये जो लैम्डा है वो लेंथ के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज। तो अब यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये लेंथ पे है तो खाली क्या करना है आपको, x टुकड़े में। अब देखो, अब सोचो इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, देखो सिंपल सी बात, इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, पहले तोड़ो, फॉर्मूला लगाओ, फिर जोड़ दो, यही इंटीग्रेशन का काम। पहले तोड़ो, छोटा 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 छोटा, जो फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा दो, फिर जोड़ दो। इंटीग्रेशन क्या काम करता है, जो इंटीग्रेशन है ये क्या काम करता है, जोड़ने का काम। आपने जो भी फॉर्मूला लगाया वो छोटा 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 सबको क्या करता है, जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए पहले तोड़ना तो पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के लिए, और तोड़ना क्यों पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, जो भी फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते, क्योंकि पूरे में तो लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है ना। बट अगर मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा तोड़ दूं dx, तो यहां पर मैं ये लैम्डा को यूनिफॉर्म मान सकता हूं, तो वहां पर उतना छोटा छोटा तोड़ के फॉर्मूला लगा दूंगा और क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो बस किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है ये याद रखो, कि अगर कोई लेंथ वाली चीज है ये, तो x दूरी में dx लेंथ का टुकड़ा तोड़ देना है। अब अगर जैसे इस स्टेप से मान लो आपको बोल दिया कि भैया ये डिस्क है ना, और ये डिस्क में जो सेंटर से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक नेट चार्ज है उसका दिया हुआ है आपको, सिग्मा दिया हुआ है आपको, मान लो 4r² कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब दे दिया r², मतलब भैया r बढ़ता जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रही है, चार्ज पर यूनिट एरिया बढ़ते जा रहा है। अब इसमें कैसे तोड़ोगे, अब इसको ऐसे तोड़ोगे, x दूरी में पतली सी रिंग, पतली सी रिंग, अब इस पूरी रिंग में कांस्टेंट मान सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दो। r कहां से कहां, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। बात समझ में आई। तो बस ये थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखने हैं। तो अगर एक लीनियर कोई भी चीज है तो x दूरी में dx टुकड़ा तोड़ दो, है ना। कोई एरियल चीज है सर्कुलर जहां पर चेंज हो रहा है, तो x दूरी पे dx टुकड़े की रिंग मान लो पतली सी, समझ में आया। अगर स्फीयर होता तो r दूरी पे अपन क्या मानते, dx लेंथ का शेल, पतला सा शेल, और फॉर्मूला लगा देते, खत्म। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, अभी अपन ने
सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया है। अगर उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, उससे हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ जाता है ना। और आपके सारे दोस्तों को एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।